आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाफ तक सॉल्व कर दूंगा, हाफ आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि हम इन क्वेश्चंस को काफी डिस्कस कर चुके। एक्सरसाइज है आपकी 10.2। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑयल इज गिवन बाय दिस स्टेटमेंट ना। तो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू 1.2 e raised to the power 0.04 into t। ठीक है, ये हमारे पास इसकी बैलेंस स्टेटमेंट बनी। अब ऑब्वियस बात ये है कि ये तो सेपरेबल है सीधी सीधी। वी आर 100% श्योर। सो डी एक्स लेफ्ट साइड पे रहेगा 1.2 e raised to the power 0.04 into t into dt हो जाएगा। अब अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट इसको कर दें ना, तो 1 dx की जो इंटीग्रेशन होगी ये डेफिनेटली सिर्फ x होगी। और राइट साइड पे हमारा 1.2 तो बाहर आ जाएगा। यू आर लेफ्ट विद द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड यू नो वेरी वेल हाउ टू इंटीग्रेट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एनी वन ऑफ यू हाउ टू इंटीग्रेट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिप्लाई कर दें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज डिवाइडेड बाय पावर का डेरिवेटिव। हाँ, वेरी गुड। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज एंड डिवाइडेड बाय पावर का डेरिवेटिव। लेट मी टेल यू कि 0.04 इंटू टी का वजह जो डेरिवेटिव होता है ना, वो 0.04 होता है। अगेन रिपीटिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को देख लें क्योंकि बाज दफा हम एक चीज सुनते हैं बट अप्लाई टू ऑल कर रहे होते हैं। कई जगह एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन आ रही होगी। दोबारा सुन लें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज डिवाइडेड बाय पावर का डेरिवेटिव। यू कैन सी ना कि 0.04 की इंटू टी का डेरिवेटिव ले लूं तो वो 0.04 आएगा। किसी बच्चे के पास कैलकुलेटर है तो ही शी कैन डिवाइड 1/1.2 डिवाइडेड बाय 0.04। कोई बच्चा कर दे। 30। 30 e raised to the power 0.04 into t and plus c। दिस इज योर फाइनल आंसर। मैं यहां से आगे के लिए ना डी वाई एस लिख देता हूँ। यू कैन सी कि हमने सिंपल इसके अंदर इनिशियल कंडीशन को पुट करना है एंड टाइम इज जीरो, द ऑयल कंजम्पशन इज जीरो एंड देन वो 8 ईयर का हमसे पूछेंगे तो पुट टी इज इक्वल टू 8। मुझे आप एक सेकंड दीजिएगा, इस दौरान ना मैं आपको नेक्स्ट एक जो टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहा हूँ उसकी डेफिनेशन यहाँ लेके आता हूँ। तो लेट मी चेक कि आपकी बुक वालों ने इसकी डेफिनेशन अगर प्रॉपर की है, नहीं तो हम गूगल से कर देंगे। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। द कर्व ऑफ फैमिलीज आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ यस। चलिए ठीक है, यही आपको समझा देता हूँ फिर। तो मैं आपसे व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इसका एक्सपेक्टेड यही है कि शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। द रीजन इज सिंपल कि ये इसके क्वेश्चंस की लेंथ बड़ी मुख्तसर है। बट अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस के हवाले से ओवरऑल देखा जाए ना तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज का। सही है, तो मैं इसकी डेफिनेशन वाले लेके आता हूँ। जी बेटा, ये डेफिनेशन आ गई इसकी। लेट मी राइट द नेम ऑफ द टॉपिक, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। ऑर्थोगोनल वर्ड का कोई मतलब बता सकते हैं? ये पढ़ा हुआ वर्ड है हमें फर्स्ट ईयर में। परपेंडिकुलर। हाँ, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। एग्जैक्टली, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। दोनों बातों का एक ही मतलब होगा। ठीक है।
अब जरा देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का क्या मतलब है। द कर्व ऑफ द फैमिलीज, यानी द फैमिली ऑफ द कर्व। द फैमिली ऑफ द कर्व का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। फर्ज करें जब हम करते हैं ना y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है। लेकिन c की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं ना 1, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली। अच्छा, अगर मैं c की जगह पे 2 पुट कर दूं तो मेरे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। अगर मैं c की जगह पे 3 पुट कर दूं तो मेरे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। तो कोई आपसे ये पूछे कि जब ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी लिखा होता है तो इसका मतलब क्या है, तो आपने फौरन से कहना है कि इसका मतलब होता है फैमिली ऑफ द कर्व। जब भी किसी इक्वेशन में कांस्टेंट c आ रहा हो और उस c की वैल्यू हमें ना पता हो, तो इट मींस दिस इज अबाउट द फैमिली ऑफ द कर्व। फैमिली होगी, वो फैमिली का मतलब उसके अंदर ज्यादा सारी मेंबर्स होंगे, उसकी ज्यादा सारी कर्व्स बन सकती होंगी। जितनी आप सी की वैल्यूज चूज करेंगे उतनी कर्व बनेगी। ये बात आपको समझ आ गई है फैमिली ऑफ द कर्व की या कर्व्स ऑफ द फैमिली की। यस सर। यस सर। ये कह रहे हैं आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। हम फैमिली ऑफ द कर्व को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज कह देंगे अगर if and only if each curve of either families is intersected by at least one curve of the other family at every point of intersection with the curve and the two curves are perpendicular। कहने का मतलब ये है कि फर्ज करें एक फैमिली ऑफ द कर्व दूसरी फैमिली ऑफ द कर्व के साथ इंटरसेक्ट भी करी होगी और परपेंडिकुलर भी होगी। इंटरसेक्ट भी करी होगी और परपेंडिकुलर भी होगी। तो इसको ना मतलब इसका समझने के लिए हमें एक बात करनी होगी। जरा मैं आपको इसकी एग्जांपल देने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा। मैं किसी भी स्टूडेंट से ये बात पूछूंगा एंड आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम तहरीम। तहरीम, आपसे मेरा क्वेश्चन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू सी का स्क्र। तहरीम बता दें, इज दिस अ सिंगल कर्व और फैमिली ऑफ द कर्व। फैमिली ऑफ द। Yes, it is a family of the curve. Zaima, can you tell me what is the reason हम इसको क्यों family of the curve कह रहे हैं? सर क्योंकि सी में आप मल्टीपल वैल्यूज पुट कर सकते हैं। Exactly. And she's, are you there? यस She's, सर। अच्छा, इतना रिप्लाई लेट ना किया करें, मैं समझा आप नहीं हैं इट्स क्लास। लोअर। अच्छा, शीज, मेरा क्वेश्चन ये है कि if it is a family of the curve, can you tell me at least 3 members of this family? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम्म। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दीज आर 3 members। फुरकान, आप मेरी बात का जवाब दे सकते हैं? जी सर। फुरकान, आप मुझे 2 और इसके मेंबर्स बता दें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और ग्रेट ग्रेट, एक्स जबरदस्त स्क्वायर जबरदस्त। प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। सही हो रही बात, क्लियर है। इसको ना ग्राफिकली मैं आपको बताना चाहूंगा सर क्योंकि बड़ा। ये आप कैसे जी, फाइंड कर रहे इसमें ना मुइस हम सी की वैल्यू अपनी मर्जी से जब पुट करते हैं ना तो वो एक मेंबर आ जाता है फैमिली का। फिर हम उसकी हैं? जगह एक और वैल्यू पुट करते हैं तो एक और मेंबर आ जाता है। ठीक है, सर जितनी वही आप मैं वैल्यूज कि उतने एक्स मेंबर। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तो समझ आ रही, पर आप दूसरी वैल्यूज कहाँ से ला रहे सी सी की जगह अपनी मर्जी से वैल्यूज पुट करें हम। ठीक है, अपनी मर्जी से, थे? इसमें ओके कोई सर। रिस्ट्रिक्शन। अब देखिए, मैं आपको ना पहली जो आपने मेंबर बताया ना उसका मैं आपको ग्राफ बताना चाहूंगा। तमाम बच्चे फोकस रहेंगे। दिस इज द फर्स्ट मेंबर, मतलब जो पहली इस फैमिली का जो पहला मेंबर था ना उसका ग्राफ आपके सामने है। दिस इज द सर्कल हुज रेडियस इज 1। दिस इज अ सर्कल हुज रेडियस इज 2। इसका रेडियस 2 है। दिस इज अनदर मेंबर ऑफ दिस फैमिली। अच्छा, इसके लिए भी अनदर मेंबर ऑफ द फैमिली। आपको फैमिली के मेंबर समझ आ रहे हैं कि ये सिमिलर है?
जस्ट दे डिफर विद द रेडियस, ऐसा हो रहा है ना? बता दें। Yes, Yes, sir. sir. Okay, another member. Let me show you another member. This is another member. एक और मेंबर बना देता हूं आपके लिए। एक मिनट, एक और मेंबर बनने जा रहा है इसका। 16 के बाद 25 में लिख देता हूं। ये ले, ये मैं फिलहाल जितनी भी मेंबर्स बनाए हैं, दे आर 5 ना। दीज आर कॉल्ड फैमिली ऑफ द कर्व्स। यू कैन सी कि इनकी नेचर सेम है। क्यों? ये सर्कल है, एक का रेडियस 1, एक का 2, एक का 3, एक का 4, एक का 5। दे आर फैमिली ऑफ द कर्व। हमें ऐसी फैमिली ऑफ द कर्व निकालनी है जो इनको इंटरसेक्ट भी करे और परपेंडिकुलर भी हो। इंटरसेक्ट भी करे और परपेंडिकुलर भी हो। दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरीज। इंटरसेक्ट भी करे और परपेंडिकुलर भी हो। तो जरा मैथमेटिकली देखेंगे, देन ग्राफिकली देखेंगे। व्हाट इज द प्रोसेस, जरा देखिएगा। मैं ना इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं। 2x प्लस 2y dy over dx इज इक्वल टू 0। यू नो ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। हर किस 2c नहीं होगा। c हो, c स्क्वायर हो, c क्यूब हो, c की पावर 100 हो, c की पावर 1000 हो, डेरिवेटिव 0 होगा। ऑन द नेक्स्ट पेज, dy by dx is equal to minus x square, sorry, minus x over y। The reason for minus x और y is very simple कि क्या हुआ होगा, ये -2x उधर जाके नेगेटिव हुआ होगा और ये y नीचे जाके डिवाइड ओवर 2 से कट जाएगा। यहाँ तक तमाम बच्चों को बात क्लियर हो रही है? Yes, Yes, sir. sir. Hey, this is the derivative of the given family. This is the derivative of the given family. अच्छा, now अगर मैं लिखूं डेरिवेटिव ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब सॉरी, फाइंड करने वाली फैमिली, जो हम फैमिली फाइंड करना चाह रहे हैं उसका डेरिवेटिव, और जो गिवन फैमिली है उसका डेरिवेटिव, इन दोनों की प्रोडक्ट -1 के बराबर होगी। शीस, व्हाट इज द रीजन कि ये -1 के बराबर क्यों है? क्योंकि सर जी एक आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी और एक डेरिवेटिव है, जैसे कि आपने प्रश्न में किया था। नहीं नहीं, इसके मैं जवाब देता हूं कि whenever two lines are perpendicular, the product of their derivative या product of their slope is -1। ठीक है, ये इसकी वजह है। सही है ना? सर ये 7 वाला फॉर्मूला है जो m इज इक्वल टू -1 बाय m, वो हाँ वाला एग्जैक्ट, टाइप है। सही हो रही है बात? ये बात तमाम बच्चों को सही क्लियर हो सर। रही है? Yes, sir. ये बच्चों है अननोन फैमिली ऑफ द कर्व, और ये है गिवन फैमिली ऑफ द कर्व का डेरिवेटिव, यानी कि सही, गिवन फैमिली ऑफ द। इन दोनों की प्रोडक्ट -1 के बराबर क्यों है भाई? एनी वन ऑफ यू? Perpendicular. बिकॉज Perpendicular. बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। अब मुझे बताइएगा कि मैं जो फैमिली फाइंड करना चाह रहा हूँ दैट शुड बी ऑन द लेफ्ट, क्योंकि इसको तो मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। राइट साइड पे गिवन वाले डेरिवेटिव को आप डिवाइड कर देंगे। ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब मुझे आपने एक बात का रिप्लाई करना होगा, वो ये है कि जो गिवन फैमिली का डेरिवेटिव है वो क्या हमने ऊपर रिसेंटली फाइंड किया है? एनी वन ऑफ यू? -x over y. हाँ, -x over y। सो dy over dx into f is equal to -1 over -x over y। इसको हम लिख देंगे y over x। नाउ यू नो आई हैव टू रिकवर द ओरिजिनल फैमिली ऑफ द कर्व, और जब भी आपको फैमिली ऑफ द कर्व को रिकवर करना होता है तो यू हैव टू इंटीग्रेट। इसको मैं इंटीग्रेट करने लगा हूं। 1 over y dy इज इक्वल टू 1 over x dx। एक गिवन फैमिली थी, अब उसके परपेंडिकुलर एक फैमिली आने जा रही है। जरा देखिएगा,
What do you mean by 1 over y? Log of y. What do you mean by 1 over x? Any one of you? Log of x. And you know I need to write log of x? Sorry, log of c. हमारे पास आ जाएगा log of y as it is. राइट साइड पे आ जाएगा log of x into c. तो अब मैं दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ऑपरेट कर दूंगा. रीजन इज वेरी सिंपल कि मुझे क्या करना है, मुझे लॉगरिथम को खत्म करना है थोड़ी देर के लिए. अब आप मुझे बता सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स सी क्या एक और फैमिली आ गई बच्चों? बता दें. यस सर. Yes, sir. सही. दिस इज अगेन न्यू फैमिली. दैट वाज द गिवन फैमिली ऑफ द कर्व. द गिवन फैमिली ऑफ द कर्व ये वाली. इसके साथ मैं लिख देता हूं गिवन फैमिली ऑफ द कर्व. ये हमने अभी मतलब हमने यहां से स्टार्ट लिया था और ये जो हमने फाइंड की है ये हम बेसिकली फाइंड करना चाह रहे थे. इसको मैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज भी कह सकता हूं क्योंकि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज जो होती हैं वो गिवन फैमिली ऑफ द कर्व के परपेंडिकुलर होती है. नाउ आई विल शो यू इन अ ग्राफ कि y इज इक्वल टू एक्स सी का ग्राफ कैसे बनेगा. आपको ना डेफिनेटली y इज इक्वल टू c की जगह पे कोई वैल्यू पुट करनी है. मैं c की जगह पे 1 पुट कर रहा हूं. ये देखें. अब मैं बताऊंगा कि ये परपेंडिकुलर कैसे है. लेट मी ड्रॉ. तकरीबन 5 मेंबर्स मैं ड्रॉ करने लगा हूं इसके. 2x कर देता हूं, ये इसका एक और मेंबर आ जाएगा. 4x ड्रॉ कर देता हूं, एक और मेंबर आ जाएगा. 6x ड्रॉ करता हूं, एक और मेंबर आ जाएगा. थोड़ा सा दूर करने के लिए चलें इसको 10x कर दें, थोड़ा दूर हो जाएगा. अच्छा, एक और मेंबर ड्रॉ करूं तो y इज इक्वल टू 12x कर दें, ये नहीं एक और मेंबर आ जाएगा. अब जो देखे ना, हमारी पहली जो फैमिली थी ये जो 5 तक हैं ये तो सर्कल्स हैं और दूसरी जो फैमिली है ये स्ट्रेट लाइन है. जरा आप इस पॉइंट पे फोकस कर लें, किसी भी पॉइंट पे फोकस कर लें. पहली बात तो ये है, एक बात मेक श्योर कर लें, क्या जो सर्कल हैं इनको स्ट्रेट लाइंस कट करी हैं? ओहो, माजरत चाहूंगा, आप लोगों कोई एक बच्चा भी नहीं बता रहा कि सर आप की स्क्रीन चेंज हुई हुई है. लेट मी शो यू. आप देख लें बच्चों, आप सबको नजर आ रहे हैं? Yes, sir. ओके. बताना चाहिए था, मैं कब से बोल रहा हूँ, आप लोग बता ही नहीं रहे. अब में से कोई बंदा. ओके. सर मुझे इधर लगा देख. फोन हैंग. क्या कह रहे हैं? मुझे लगा मेरा फोन हैंग हो गया. अच्छा, सही हो गई भाई. अच्छा, इधर देखिए, मुझे ये बताइएगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है क्या इस गिवन सर्कल को कट करें? Yes, sir. यस सर. ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरीज का मतलब ही यही होता है कि जो गिवन कर्व होते हैं जो कि हमारे सर्कल्स थे और जो आने वाली कर्व हैं जो स्ट्रेट लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी. तमाम लोगों की बात क्लियर हो रही है? यस सर. 100% यू कैन सी इन द ग्राफ. ऐसा है शीश? बताइएगा. Yes, sir. जी तरीम बताइएगा. यस सर. देखें, गिवन कर्व थे ये सर्कल, अननोन कर्व्स हैं ये स्ट्रेट लाइंस. ये स्ट्रेट लाइन गिवन कर्व को कट कर रही हैं. अब दूसरी बात ये है, वी हैव टू मेक श्योर क्या ये परपेंडिकुलर भी है. जरा देखिएगा, आप एक काम कर सकते हैं कि आप लोग इस पॉइंट पे अगर देखें ना, आपको पता है whenever two curves are perpendicular it means they are making an angle of 190 degree with their tangents. मैं अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, मुझे एक बात बताइएगा, ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है सर्कल के ऊपर, क्या ये स्ट्रेट लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा? एनी यस वन ऑफ सर. यू? ये देखें, बना रहे हैं. यहाँ पे बना रहे हैं, सर्कल पे ड्रॉ होने वाला टेंजेंट इस ब्लू लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. ये देखें, यस यहाँ से सर. बना रहे हैं. Yes. तो यही डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी की. पहली तो बात यह है कि उसको हर पॉइंट पे कट करना चाहिए जो कि कर भी रहा है. और दूसरी बात यह है कि उसको क्या करना चाहिए बच्चों, उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए गिवन कर्व के ऊपर. और ये देखिए, हमने दोनों बातें मेक श्योर कर दी. एवरीथिंग ओके? कोई बच्चा पूछना चाहिए यहां तक कोई बात? जी बच्चों बता दें. सर समझ आ गई. जी शीश, मुइज, जईमा, फरवा नहीं, फरवा नहीं, समझ आ इसके गई अलावा? सर. यस सर. Yes, sir. जी. आगे sir.
Orthogonal trajectories is a very, very important topic. You can see the graph of orthogonal trajectories that both curves should be perpendicular to each other and both curves intersect. मतलब फैमिली का हर मेंबर दूसरी फैमिली के हर मेंबर से कट करना चाहिए, पहली बात ये है, और परपेंडिकुलर होना चाहिए, दूसरी बात ये। ये बच्चों दोनों बातें आपको क्लियर हो गई? तो Yes, मैं Yes, sir. ओके ओके मैं आपको अब इसका क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। बस अभी फिलहाल के लिए हमने इसकी एक एग्जांपल ली ताकि हमें समझ आ जाए कि ये टॉपिक है क्या बेसिकली। क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिंपल। आपकी बुक में ना इन्होंने गलती से इसको भी क्वेश्चन नंबर 10 मार्क कर दिया है, हालांकि 10 हम कर चुके हैं, तो 11 क्वेश्चन होगा बेसिकली मेरे रिकॉर्ड में, लेकिन बुक वालों के मुताबिक ये क्वेश्चन नंबर 10 बने। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी का पहला पार्ट लेके आ रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना होगा। जी बच्चों, y इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब इज द फर्स्ट फैमिली। देखिएगा क्वेश्चन 11 पार्ट नंबर ए, y इज इक्वल टू सी एक्स का क्यूब। सेम उसी तरह ना इसका डेरिवेटिव ले लें आप लोग, डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू 3cx का स्केयर। जी बच्चों, यहां तक बात क्लियर हो रही है? yes, sir. c बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x। अच्छा, c की ना वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। तो मुझे ये बताएं कि फ्रॉम द इक्वेशन c इज इक्वल टू वाई और एक्स क्यूब नहीं हो जाएगा बच्चों? Yes, sir. सही। तो हम अगर इसको पुट कर दें तो ये हो जाएगा 3y और एक्स क्यूब into x square. So finally, you will get the answer of 3y over x. अब मुझे बताइएगा, हमारा डेरिवेटिव पता है फिलहाल किस स्टेप पे बच्चों? हमारा डेरिवेटिव है फिलहाल 3y ओवर x पे। ये तो गिवन कर्व का डेरिवेटिव है ना, गिवन फैमिली ऑफ द कर्व का। अब हमें असल में तो इसके परपेंडिकुलर जाना है, तो हम फौरन से ये स्टेटमेंट पुट किया करेंगे। नाउ dy ओवर dx इज इक्वल टू -1 ओवर डेरिवेटिव, यानी ओरिजिनल डेरिवेटिव का हमने नेगेटिव रेसिप्रोकल करना होता है। इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल भी कहते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा देना, नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव करके उल्टाना। ठीक है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब आप जरा उसकी वैल्यू पुट कर दें, गिवन डेरिवेटिव का नेगेटिव रेसिप्रोकल करना, बस इतना सा काम होता है ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरीज में। ये हो जाएगा x माइनस एक्स ओवर 3y। अच्छा, जब हम इस स्टेप पे पहुंचेंगे ना और हम कर्व को दोबारा रिकवर करने लगे होंगे अपनी ओरिजिनल कर्व को, तो हमारे पास हमेशा ये सेपरेबल फॉर्म ही बन जाया करेगी। तो 3y उधर को चला जाएगा, साथ में dy आ जाएगा, इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आपका बन जाएगा -x dy। कोई बच्चा बताना चाहेगा, सॉरी -x, कोई बच्चा बताना चाहेगा कि 3y की इंटीग्रेशन क्या होगी? 3y जी square by 2. हाँ, By 2. जबरदस्त। मुझे ये बताएं -x की क्या होगी? -x Minus स्क्वायर और +c। आप एक काम कर सकते हैं कि यू कैन मल्टीप्लाई विद 2, तो आपका ये क्वेश्चन यूं बन जाएगा फिर 2c। अच्छा, 2c लिखा हो या सिर्फ c लिखा हो, इट डजेंट मैटर, c इज अ कांस्टेंट ना। तो बेशक आप अगले स्टेप में इसको 2c को c कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। जी बच्चों, ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरीज का क्वेश्चन समझ आया? Yes, sir. Yes. You just need to do the negative reciprocal. This step is the most important step of this question. मुझे ऐसा लगता है
कि कभी भी हम जब ये क्वेश्चन करने लगे तो इस क्वेश्चन के इस स्टेप या तो हम भूल जाएगा हमसे, क्योंकि तकरीबन सिमिलर स्टेप है ना, या तो हमें कंफ्यूजन होने जा रही होगी यहाँ पे। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। वी हैव टू टेक द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन डेरिवेटिव। नेगेटिव रेसिप्रोकल, ये बच्चों बात क्लियर है? नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो इसका एक और पार्ट कर सकते हैं, इसको अगर आप ड्रॉ करें ना तो मे बी आपको इसका रिजल्ट इतना क्लियर नजर ना आए, क्योंकि कर्व का परपेंडिकुलर होना हमें देखना पड़ता है। बेसिकली कहाँ से देखते हैं हम? उसकी टेंजेंट्स की, कर्व से। लेकिन स्टिल वी कैन ट्राई, हम इसको ट्राई कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको ट्राई करके। ये मैंने इसी वजह से आपको बड़ी सिंपल एग्जांपल दी है ताकि आपको प्रैक्टिकली नजर आ सकें सर्कल्स वगैरह। पहले देखना होगा कि हमारी पहली फैमिली क्या है। y इज इक्वल टू सी एक्स स्केयर। तो ये बच्चों बनेगा y इज इक्वल टू एक्स स्केयर इज द फर्स्ट मेंबर। सेकंड इज सर एक्स y। क्यूब। जी, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब था, हाँ एक्स क्यूब, ओके। एक्स क्यूब इज द फर्स्ट मेंबर, एक्स क्यूब इज द सेकंड मेंबर। बस हम तीन ही मेंबर ड्रॉ कर देते हैं। 3x³ इज द थर्ड मेंबर। ठीक है ना? ये तीन मैंने मेंबर्स गिवन फैमिली के ड्रॉ कर दिए। तीन मेंबर्स ना मुझे अपनी फाइंड न्यू ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरीज के मेंबर्स ड्रॉ करने होंगे। तो ये है 3y² प्लस एक्स स्क्र, यानी कि 3y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट्स से c की जगह 2 पुट कर दें। ये देखें, ये आ गया। अब बात वही है कि सर मैंने जी दोबारा बताइएगा। सर हम सी की जगह 0 पुट कर सकते हैं। हाँ, 0 भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इट्स ओके। ठीक है, बस उसका ओके ग्राफ सर। ड्रॉ। ग्राफ ना ड्रॉ हो तो इट्स ओके, वो पॉइंट तो एटलीस्ट ड्रॉ। अब देखिए, आपने यहाँ जाना है, मुझे बताइएगा कि ये जो हमने दूसरी फैमिली बच्चों ड्रॉ की ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी की, क्या ये पहली फैमिली को कट करी है? ये बात मुझे कंफर्म कर दें। यस सर। पहली बात तो ये कंफर्म होगी। दूसरी बात, वो जो मैं आपको परपेंडिकुलर वाली बात नहीं बता रहा था, वो यहाँ यू कैन सी, यहाँ देख सकते हैं आप लोग इसका परपेंडिकुलर होना बच्चों, दोनों कर्व्स का यस देख सर। सकते हैं। ये देखिए क्या वो Yes, कट sir. करी है ना। इसको भी इनफैक्ट हमने यूं नहीं देखना होता, कभी भी कर्व का परपेंडिकुलर होना यूं नहीं देखते। यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इधर देखें, यहां मैं ये वाला टेंजेंट ड्रॉ करूंगा अपनी दूसरी कर्व का, ये गिवन कर्व का टेंजेंट है ये वाला। और दूसरा जो टेंजेंट मैं ड्रॉ करूंगा वो यहां से आ रहा होगा, ए, ये आ रहा होगा। यू कैन सी कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसा है या नहीं है? Yes, sir. किसी भी जहां जहां को कट करें, ये देखें, ये देखें रेड और ब्लू, ये देखें एक टेंजेंट आ रहा होगा यूं करके और दूसरा टेंजेंट जा रहा होगा यहां से यूं करके। दोनों फिर परपेंडिकुलर हो जाएंगे आपस में, क्योंकि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के जरिए से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है दोनों फैमिलीज आपस में इंटरसेक्ट भी करेंगी। और दूसरी बात बच्चों क्या है कि उन दोनों का जो वो है, मतलब जहां वो कट करी होंगी, वो आंसर भी क्या आ रहा होगा? परपेंडिकुलर आ रहा होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं इस ग्राफ को आपके उस शीट पे तो ले जाता हूँ, बट मेक श्योर कि आप इसको सोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। मैं वहां पे मेंशन भी कर देता हूँ जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि कभी आपको फिर ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी का मतलब ना आ रहा हो तो ये वाली चीज देख लीजिएगा। जी बच्चों, ठीक हो रही है बात? आपको क्लियर है? यस सर। Yes. यस सर। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका कर्व आ गया, और ऊपर मैं लिख देता हूँ नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। एक और क्वेश्चन करते हैं और आज हमारा ये चैप्टर एंड हो चुका। तो हम यानी कि नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 11 करें। और उसके लिए आपका कैलकुलेटर का डेली पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो पूरे का पूरा चैप्टर हमारा कैलकुलेटर से हो रहा होगा। चैप्टर नंबर 12 होगा। जी बच्चों,
एक और क्वेश्चन इसी का देख लें, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देख लें, आप लोग इसका ना पहले डेरिवेटिव ले लें। क्या आएगा बच्चों? एक्स वाई इज इक्वल टू सी का डेरिवेटिव एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई और एक्स का डेरिवेटिव 1 और सी का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? 0। एवरीथिंग 0। ओके? यस। अब हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई। क्लियर है यहां तक बात? और माइनस वाई यस ओवर सर। एक्स, माइनस एक्स माइनस वाई ओवर एक्स। अब बच्चों ये तो हो गया ना गिवन कर्व। अब हम करने लगे हैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी ट्रेजेक्ट्री, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करने जा रहे हैं। ये हम ऑर्थोगोनल, अब ये वाला नीचे वाला एक्स ऊपर चला जाएगा। अब आप इसको सेपरेबल फॉर्म क्योंकि बन चुकी है, यू कैन इजिली इंटीग्रेट इट। जी बच्चों, बात क्लियर हो रही है? Yes, Yes, sir. एंड यू sir. कैन इट ऑन द बोथ साइड। सो आपका बन जाएगा ये y का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस c एंड दिस योर फाइनल आंसर। जी बच्चों, आपको बात क्लियर हो गई? सो दिस योर फाइनल आंसर। यस सो सर। दिस वाज ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्ट्रीज और ये चैप्टर एंड हो चुका डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक बार डन है, मैं आपको एक क्वेश्चन, चलें एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ फेडरल बोर्ड की बुक से। और वो क्वेश्चन दिखाने का मकसद ये है कि ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ना, खासकर डिफरेंशियल इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम, इसमें एक वेरी वेल नोन वर्ड प्रॉब्लम है जो फिलहाल तो इन्होंने बुक से स्किप कर दिया, बट मैं चाहूंगा कि आप उसको देखें। मैं एक बार फेडरल बोर्ड की बुक से दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। वहां ना ये एक्सरसाइज 3.8 थी, कोई बच्चा अगर देखना चाहे तो 3.8 एक्सरसाइज थी वहां पे। जी बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इन्होंने स्किप किया, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं इसको जूम इन करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, यहीं से थोड़ा सा इसको समझा दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। आसान बहुत ज्यादा है। ये देखें, a particle is moving in a straight line and its acceleration is given। ये तो मेरे ख्याल में मैंने दिया नहीं था आपको, यही वाला यस क्वेश्चन सर, दिया। टेस्ट में दिया था। दिया था। एग्जैक्ट। मैंने आपसे सिर्फ वेलोसिटी पूछी थी। अगर वो डिस्टेंस भी आपसे कह देते, मतलब आपने इस क्वेश्चन का स्टार्ट यूं लेना था कि आपको एक्सेलरेशन गिवन था, आपने एक्सेलरेशन को लिख देना था dv/dt। एंड यू कैन सी, पता है आपका इससे वेलोसिटी क्या आ गई थी? इससे वेलोसिटी आपकी आ गई थी t का स्क्वायर -7 × t। अब देखिए, आप वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे कैसे जाएंगे? आपको ds/dt इसको लिखना था, t² -7t। अब आप फिर इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आप डिस्प्लेसमेंट पे चले जाएंगे। ये बात आपको क्लियर हो रही है? यस सर। Yes, सही। sir. मैं आपके लिए ना इसको व्हाइट बोर्ड पे एक बात इसको यूं लिख सकता हूँ, जरा इस बात को देख लें। मैं यहाँ पे आखिर में लिख देता हूँ, आखिरी पेज पे। मतलब ये एक अनसीन क्वेश्चन है, मे भी इस तरह से क्वेश्चन आना चाहिए, बड़ा मजे के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखें, अगर आपको वेलोसिटी गिवन नहीं, शुरू करते हैं ऊपर से। अगर आपको डिस्टेंस गिवन हो और आप जाना चाह रहे हो वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी से आप जाना चाह रहे हो एक्सीलरेशन पे, कोई बच्चा इसका रूट मैप बता देगा हमें क्या करना होगा? जी भाई, डेरिवेटिव लेना होता है।
यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव। अगर डिस्टेंस से वेलोसिटी पे जाना हो, फर्ज करें किसी इक्वेशन में एस गिवन है और आप उससे वेलोसिटी पे जाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे बच्चों, बता दें, कोई बच्चा बताइए। उस डिस्टेंस का डेरिवेटिव ले लेंगे। ये बात आपको समझ आ रही है? और यस सर। अगर वेलोसिटी पे मौजूद हो, लेट्स से इक्वेशन गिवन हो v इज इक्वल टू 2t-7 और आपको कोई कहे कि आप एक्सेलरेशन फाइंड करके दे दें, तो हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लेंगे। ये बात आपको क्लियर हो रही है? यस या सर। अगर डिस्टेंस से वेलोसिटी पे जाना हो तो यू नीड टू टेक डेरिवेटिव। अगर आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाना हो, यू नीड टू टेक द डेरिवेटिव। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? यस सर। सर आपने पहले बताया होगा ये। कब, ये किस चैप्टर में बताया भला? सर इंटीग्रेशन वाले में। तो अभी रिप्लाई तो फिर किसी का नहीं आ रहा मुझे। हाँ भाई, शीस, मुइज, जाइमा, तरीन, फुरकान, सारे बच्चे किधर हैं? आवाज तो कोई टेस्ट के नहीं। क्या कह रहे हैं? टेस्ट के अगले दिन भी बताया था। अच्छा अच्छा, चलें, ये फिर मुझे भूल गया था, लेकिन रिप्लाई तो कोई भी नहीं कर रहा मेरी बातों का। चलें, आप बता दें, एक्सलेशन से वेलोसिटी पे आने के लिए क्या करना होगा? इंटीग्रेशन। हाँ, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट। ठीक है, गुड। और फिर वेलोसिटी से डिस्टेंस पे आने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट। सो ये बात है। मैं चाहूंगा कि मैं अगले टेस्ट में आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दूं थोड़ा ट्रिकी सा हो। तो इंशाल्लाह ताला हम कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और फुरकान, आपको भी बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत इस वजह से है क्योंकि इस दफा तो आपने दरमियान में से शुरू किया है।